काव्यांग एजुकेशन के मंच पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और बहुत अच्छे से बढ़िया तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई को मेंटेन किए हुए होंगे। साथियों, जैसा कि मेरा आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि शिक्षण विधियों का कुछ प्रैक्टिस और हमें चाहिए ताकि हम जो शिक्षण विधियाँ उनको ढंग से कर सकें, सीख सकें, समझ सकें। तो इसी प्रक्रिया में मैं शिक्षण विधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले हमारी ये किताबें जो मार्केट में चलती है उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी कि आप चाहें तो ये किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हैं आप मंगवा सकते हैं। और ये तीनों किताबें जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अगर मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है तो भी आप इन्हें जो है काव्यांग एजुकेशन के मंच पर केवल एक नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है 9414153400। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ज़रूर ये सभी पुस्तकें उपलब्ध हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की। शिक्षण विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूँ और उन प्रश्नों पर हम बढ़ें अगर तो साथियों, यहाँ पर हम शिक्षण विधि के लगातार प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए जिनके उत्तर निश्चित हों, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों, जो बहुविकल्पी हों, जो व्याकरण पर ही आधारित हो। आपसे पूछा गया है कि पाठ्यपुस्तक में जो भी कुछ अभ्यास कार्य के लिए दिया गया है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो अभ्यास कार्य की अगर बात करें तो प्रैक्टिस हमेशा विद्यार्थी के मन को खोलने वाली होनी चाहिए। विद्यार्थी का मन उससे और गर्वित होना चाहिए, खुलना चाहिए, उसकी तर्कशीलता बढ़नी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुमान और कल्पना ये यहाँ पर हो जरूरी है। उत्तर निश्चित हो, उत्तर निश्चित होगा तो वो माइंड खोल नहीं पाएगा, और बहुविकल्पी हो तो भी वो चार के दायरे में सिमट के रह जाएगा। केवल व्याकरण पर आधारित होंगे तो साहित्य का ज्ञान उसको नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर बी आंसर है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। पाठ्यपुस्तक तो प्रभावशाली है, लेकिन उनके आपसे पूछ रहे कि उनके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बजाय शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के भी कम प्रभावशाली है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी करना, परिचर्चा करना या घटना का वर्णन करना। मतलब सीधा सीधा ये पूछा है कि कोई भी पाठ्यपुस्तक का निर्माण हो तो उसमें कौन सी चीज़ इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा, आपसे पूछा है भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा मायने नहीं रखती, ये आपसे पूछा गया है। अब आप देखेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखना, पहला ऑप्शन देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखना ये जरूरी नहीं है। संवाद अदायगी होना जरूरी है, परिचर्चा होना जरूरी है और घटना का वर्णन करना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे कम जरूरी क्या है, प्रश्नों के उत्तर लिखना। इससे भाषा इतनी नहीं आती, बाकी परिचर्चा से, संवादों का आदान प्रदान से और घटना का वर्णन करने से भाषा ज़्यादा मजबूत बनती है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पाठ्यपुस्तक, परीक्षाएं, पाठ्यचर्या, सहगामी क्रियाएं या बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में। पाठ्यपुस्तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जो है परीक्षाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या पाठ्यचर्या के साथ साथ सहगामी अभिक्रियाएं जो है साथ साथ काम होना जरूरी है, या बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास बढ़े ये होना जरूरी है। अब हम देखें कि भाषा की बात कर रहे हैं तो बच्चों का भाषा के ऊपर विश्वास ज़्यादा बढ़ना चाहिए, भाषाई क्षमताएं उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसको लगे कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ, ये निबंध मैं भी लिख सकता हूँ, ये नाटक मैं भी लिख सकता हूँ, ये कहानी मैं भी लिख सकता हूँ, इस तरह का उसका व्यवहार दिखना चाहिए। इसलिए भाषाई क्षमताओं में विश्वास डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल होगी या तभी सफल मानी जाएगी जब कब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बढ़ाए, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। केवल व्याकरण का नॉलेज दे, केवल लिटरेचर के प्रसिद्ध लोगों से उसका परिचय करवाए,
प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, या फिर एक ऑप्शन और है कि साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बढ़ाए। अब आप बताइए क्या होना चाहिए सही इसका आंसर। तो भाषाई पुस्तक की बात कर रहे हैं, सफल तब मानी जाएगी जब वो बच्चों को साहित्य के बारे में बताएगी, उसकी धरोहर से परिचय कराएगी। भाषा का काम जो है ना, वो सांस्कृतिक रक्षा भी है और साहित्य के प्रति उसका इंटरेस्ट बनाए रखेगी, तब जो है वो ज़्यादा सफल मानी जाएगी। तो इन ऑप्शंस में ये पहला वाला ठीक है। बाकी व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए, ये भी हो सकता था, लेकिन केवल व्याकरण से काम नहीं चलेगा, व्याकरण के नियमों से ही काम नहीं चलेगा, ये यहाँ पे जुड़ जाता तो फिर भी हो सकता था। चलिए 5वां प्रश्न, पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का कौन सा अनिवार्य कारण नहीं है? यानी पाठ्यगीतों में हम लोकगीत लगाएं, किताबों में लोकगीत जोड़ें, इसके लिए कौन सी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है? क्यों विशेष कारण नहीं है? भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचय कराने के लिए, लोकगीतों का सौंदर्य बोध के लिए, गेयता उनमें होती है इसलिए, यह भाषा के विविध रंग रूपों की जानकारी हमको लोकगीतों से मिलती है। हम लोकगीत पाठ्यपुस्तकों में शामिल करते हैं, उसका कारण आपके सामने चारों हैं। कौन सा कारण यहाँ पे सबसे कम प्रभावी है? यानी इसकी वजह से ज़्यादा नहीं होता, बाकी और 3 का बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोकगीतों को शामिल करना चाहिए। प्रश्न ये पूछ रहा है, देखिए सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराते हैं, सौंदर्य बोध कराते हैं, गाने योग्य भी होते हैं और भाषा के विविध रंगों रूपों की बात करते हैं, लेकिन लोकगीत में हम क्यों शामिल किए पाठ्यक्रम में? तो संस्कृति के लिए किए हैं, सौंदर्य के लिए किए हैं, विविध रंग रूप के बारे में बताने के लिए किए हैं भाषा के, लेकिन गेयता आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चा उसी को उसी प्रकार गाना सीख जाए ये जरूरी नहीं है। हम इसके लिए ऐड नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, हो सकता है वो चीज़ नहीं समझ पाए। अभी आप जैसे मीणाओं के सुड्डा दंगल वगैरह देखेंगे, आपने देखा होगा कभी ऐसे वो लुगड़ा सा जो पहनती हैं पीली लुगड़ी में, उसमें आपने देखा होगा ऐसे हाथों के इशारों से जो है गीत चलते हैं। वो कन्हैया दंगल वगैरह में देखना आप, उसको पीटा जाता है और गाने गीत चलते हैं। हर व्यक्ति ऐसे नहीं गा पाए, उनकी एक विशेष टोन है, एक विशेष रूप में गाते गाते मीणा जाति इसको गाती है। या जैसे गुजरों में रसिया बहुत प्रचलित है, तो जरूरी नहीं कि हम उस तरह का एकदम क्लियर सीख पाएँ, लेकिन हाँ गेयता के अलावा और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेयता हो जाए तो कोई बात नहीं है ना। चलिए मीणाओं की सुड्डा दंगल पढ़ के आप जाओगे ना, रे 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 साधु बन जा भाई लाको दिखे ठोर कुमावा को, फिर दूसरा कहेगा ऐसे बजाते हुए, अरे रे रे चौकी मौज करे गो माल मिले गो खावा कू, और वो बड़े उसमें गाते हैं अपने विशेष शब्दों में, देशी शब्दों में, मजेदार होते, कभी सुनिएगा। लेकिन गेयता आप पे आ जाए ये जरूरी नहीं है। हमने पाठ्यपुस्तक में गाने के लिए शामिल नहीं किए, संस्कृति का ज्ञान हो, सौंदर्य बोध का ज्ञान हो, भाषा के विविध रूप रंग का ज्ञान हो, इसलिए हमने लोकगीतों को शामिल किया है। अगला 6ठा, पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्र पाठ्यपुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, अनावश्यक जगह घेरते हैं, संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं या परंपरा का निर्वाह करते हैं। कितना बढ़िया प्रश्न है। आखिर किसी भी पाठ्यपुस्तक में आपने जो गीत मिलाए हैं वो क्यों मिलाए हैं? प्रश्न ये है कि आखिर क्यों है, बताइएगा। आपके कमेंट में देख रहा हूं। पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्र क्यों मिलाते हैं हम चित्र पाठ्यपुस्तक में? शोभा बढ़ाने के लिए? नहीं भाई साहब, जगह घेरते हैं फालतू में? नो, जो भी आपने दी है संकल्पना, जो आपने विचार दिया है, उससे संबंधित चित्र रखे जाते हैं, तो उससे वो चीज़ और स्पष्ट हो जाती है और क्लियर होती है वो चित्र को सब देखने के बाद। सी यहां पर आंसर है। 7वां प्रश्न, भाषा की पाठ्यपुस्तकें ऐसी हो जिसमें कविताएं हो, कहानियां हो, अभ्यास हो, जीवन और भाषा का विविध रंग हो। पाठ्यपुस्तकों में कैसी होनी चाहिए? केवल कहानी हो नहीं चलेगा, केवल अभ्यास हो नहीं, केवल कविता हो नहीं, सारी चीजें होना जरूरी है। जीवन और भाषा का विविध रंग उसमें होना चाहिए। तो 7वें में डी आंसर है। 8वां देखिए दोस्तों, पाठ्यपुस्तक के अंग में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो व्याकरण का ज्ञान कराते हों, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हों, भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों, अभ्यास में भय आदा है, या फिर
भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायक हो। पाठ्यपुस्तक में जो अभ्यास दिए गए हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। प्रश्न ये है कि आखिर अभ्यास किस प्रकार के होने चाहिए। और अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर जी, तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो जो पाठ्यपुस्तक आपके सामने है उसके अभ्यासों में व्याकरण का ज्ञान कराने की क्षमता हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करना चाहिए, ये तो बेहद जरूरी है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। बच्चों के लिए जो बाल साहित्य चुना जाता है, बच्चों के हिसाब का साहित्य चुना जाता है, उसमें क्या होना चाहिए, किस आधार पर चुना जाए। रोचक विषय वस्तु हो, रंगीन चित्र हो, सरल जानकारी हो या छोटी रचनाएं हो। देखिए चीजें तो सारी होना जरूरी है, पर अगर आप देखेंगे तो विषय वस्तु अगर रोचक होगी ना तो वो ज़्यादा प्रभावी है। सबसे प्रभावी ऑप्शन यहाँ पे ये है, रोचक विषय वस्तु हो। तो ऑप्शन तो चारों ही ठीक है, लेकिन कई बार सिलेक्टेड में से बेस्ट को चुनना पड़ता है ना। डार्विन का सिद्धांत है ना, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सबसे बढ़िया कौन सा है, तो ए आंसर होगा। चलिए 10वां प्रश्न, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में दिए गए अभ्यास बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित कर देते हैं, बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं, बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते, और बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो भी प्रैक्टिस कराई जाती है वो प्रैक्टिस से बच्चों को क्या फ़ायदा मिलता है, यानी कि वो बच्चों को क्या कराते हैं। तो देखो, विविधता को सीमित कर देते, ये बात तो गलत है, सीमित तो नहीं करते, ये बात तो गलत है। ओके, उसके अलावा अगर और चीज़ों पे हम जाएं, बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं। हाँ, भाषा में सुधार करने के तरीके तो बताते हैं, है ना, विस्तृत अभ्यास के बारे में बताते हैं, लेकिन विस्तृत अभ्यास करें इसके लिए अभ्यास नहीं होता, अभ्यास सीखने के लिए होता है। बच्चों को सही आकलन करने में मदद करते हैं कि वो क्या नहीं जानते, नहीं ऐसा नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस भी लाते हैं उनका। और सबसे बढ़िया ऑप्शन है बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर प्रदान करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और दैनिक जीवन में कैसे काम आए उसके बारे में प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए डी आंसर होगा। अगला, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर या अच्छे साहित्य के प्रकाशक या लेखक। आप कक्षा 8 के बच्चों को साहित्य सिखाना चाहते हैं, बताइएगा कि भाषा के साहित्य को सिखाते समय आपको क्या सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। प्रश्न यहाँ से है, बताइएगा। कक्षा 8 का बच्चा है, बात कक्षा 8 के बच्चे की चल रही है, तो देखिए साहित्य का आप चयन उनको कर रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसकी भाषिक पृष्ठभूमि आपको जरूर पता होनी चाहिए। आप अगर इंग्लिश का साहित्य सिखाने की कोशिश करेंगे और बच्चा बेचारा देशी शब्दों को बड़ी मुश्किल पकड़ पा रहा है तो नहीं होगा। बाकी देखिए, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता आपको जल्दी से पता नहीं चलेगी। बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर आपको अलग अलग बच्चों का नाप नहीं सकते, उसके लिए सर्वे करवाना पड़ेगा। और अच्छे साहित्य के प्रकाशक से कोई मतलब नहीं है, साहित्य सभी अच्छे होते हैं, तो बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि पर ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। ए आंसर है। 12वां प्रश्न, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो क्या करें, बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, अनिवार्यतः मूल्यों से उत्पन्न हो, संक्षिप्त हो और प्रसिद्ध लेखकों के हो। देखिए, लेखकों के हो, संक्षिप्त हो, ये तो बात बिल्कुल गलत है, लेकिन बच्चों के संवेदना लोक के सारथी बने, बच्चों को लगे कि ये चीज़ हमारे अंदर भी हुई है, ये हमसे ही जुड़ी हुई चीज़ है, ऐसा बच्चे को फील होना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। 13वां प्रश्न, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है कि बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है,
बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़ रहा है। कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाएं आपने पढ़वाई हैं, तो क्या कारण उसका सबसे सूटेबल है, आपसे ये पूछा गया है और आपको बताना है कि क्या यहां पे बेटर हो सकता है। जी, क्या उनको शीर्षक से, केवल शीर्षक से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई साहब, नहीं चलेगा। क्या बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं? नहीं, इतने बच्चे टैलेंटेड नहीं होते छोटी उम्र में। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। हर जगह शिक्षण सामग्री के आधार पर अखबार थोड़ी पढ़ाए जाते हैं। बच्चों को भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। वो नए नए शब्द सीखता है, उनकी शैली के आधार पर अपनी शैली विकसित करता है। शब्द भंडार बढ़ेगा, नई शैली का विकास होगा छात्रों में। इसलिए डी आंसर सबसे बेटर है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, व्याकरण पर आधारित होती है। जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है और भाषा सीखने सिखाने में पाठ्यपुस्तकों का विशेष महत्व है। आपसे पूछ रहा है कि भाषा के बारे में सही क्या है, तो देखिए, ना तो व्याकरण पर आधारित होती है, ना उसका उद्देश्य, भाषा का उद्देश्य व्याकरण को जानना है। नो, पाठ्यपुस्तकों का विशेष महत्व है, नहीं, गलत बात। भाषा बिना पाठ्यपुस्तकों की भी लोगों की होती है ना, अनपढ़ लोगों की भाषा तो होती है। जीवन की विविध स्थितियों को साधती है। कहाँ कैसे बोला जाए, कैसे नहीं बोला जाए, ये सब सिखाती है कौन? भाषा। आंसर ए। 15वें पे आइएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचनाओं को, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो और केवल एक कहानी या कविताओं पर आधारित हो। आप बताइएगा कैसी भाषा प्राथमिक स्तर पर जो है आनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। प्राथमिक स्तर है, छोटी क्लास के बच्चों को है। कैसी रचनाएं ले आएं, कौन कौन सी प्रकार की पाठ्यपुस्तकें लाएं, पहली क्लास के बच्चे, ये आप गौर करिएगा। मतलब पहली से 5वीं हो सकते हैं, प्राथमिक स्तर है। ओके, विदेशी साहित्य छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो वो पढ़ लिए, फिर तो गए काम से। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा के अलग अलग छटाएं हों, बिल्कुल बच्चों से मिलती जुलती, उनके वातावरण से मिलती जुलती हो और बच्चे उसको सीख पाएँ, ठीक है, उनकी अलग अलग चीज़ें उनको मिल सके, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 16वां प्रश्न। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? अभ्यासों में विविधता, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में विविधता या भाषा की विभिन्न छटाएं? क्या होना चाहिए? जब भाषा की पाठ्यपुस्तकों को निर्माण करो ना, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास तो विविधता हो सकती है, लेकिन पाठों की संख्या सीमित करनी पड़ेगी आपको। एक निश्चित संख्या में आपको पाठ लगाने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाषा की पाठ्यपुस्तक है। फिक्स करना पड़ेगा, ऐसे पाठ, इतने पाठ कविताओं के, इतने निबंध के, इतने व्याकरण से संबंधित जो भी है, गद्य पद्य के, सब छांटने पड़ेंगे। कौन सा में कहानी, पाठों की संख्या फिक्स करनी होगी। 17वें प्रश्न पे आइएगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक में से ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास करते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हो और बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। बताइएगा, प्रश्न आपके सामने है। आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चों का जो पाठ्यपुस्तक है उसमें किस प्रकार के पाठ रखे जाने चाहिए। और अगर हम यहाँ पर गौर करें तो केवल व्याकरण के नियमों वाली बात तो चल नहीं सकती है। अत्यंत छोटे हो, नहीं, फिर बच्चे सीखेंगे क्या? सरल भाषा के, थोड़ा भाषा में भी उतार चढ़ाव जरूरी है, बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए ज़्यादा बेटर है। आंसर डी होगा। 18वां प्रश्न। शिक्षा के क्षेत्र में बहुमाध्यम उपागम सहायक है। कक्षा वातावरण के परिवर्तन में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, शिक्षकों हैं ये, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, अधिगम की वृद्धि में या उपयुक्त सभी में। तो बहुमाध्यम उपागम जो है ना, ये शिक्षकों को प्रशिक्षित भी करवाता है, अधिगम को बढ़ाता है, वातावरण में परिवर्तन करता है, अच्छा बनाता है उसको, इसलिए चारों ऑप्शन सही होंगे, डी। 19वां प्रश्न। शिक्षण मशीनों की सहायता से अनुवर्ग शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षण किया जा सकता है। छात्रों को पुनर्वलन भी दिया जा सकता है तथा उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है।
या उपरोक्त सभी। प्रश्न 19 है, आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा शिक्षण मशीनों की सहायता से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो शिक्षण को सफल बना सकते हैं, बिल्कुल। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता, नो, मशीनों से कहां भिन्नता अलग करेंगे। पुनर्बलन देंगे, नहीं, मशीन नहीं देगी। उपलब्धियों का मूल्यांकन कर सकते हो हमारे सीट से, लेकिन पुनर्बलन नहीं दे सकते। आंसर यहां पर ए चूज करना पड़ेगा। अनुवर्ग जो शिक्षण है विशेष, उसके लिए उसको जो है सफल बनाया जा सकता है। ये दिक्कत हो गई। अनुवर्ग शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है, बात ठीक है, लेकिन अगर देखें ना व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे, तो ये पॉइंट अलग है। मान लो कोई बच्चा गीत गाना नहीं जानता, तो उसको अलग से हम गीत गवा सकते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता कर सकते हैं, पुनर्बलन दे सकते हैं। अगर पुनर्बलन आपने दिया है मशीनों से, तो ये पुनर्बलन जो मशीनों से होता है ना, वो संगीत में होता है, बेसिकली नहीं होता। तो यहां पे मेरे को लगता है कि फिर ऐसी स्थिति में डी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ठीक है ही, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता मुझे ऑप्शन दिखा, ये भी सही ऑप्शन है। पुनर्बलन देना, मूल्यांकन तो कर ही सकते हैं, पुनर्बलन देना मशीनों से टफ होता है, लेकिन कहीं कहीं पे संगीत वगैरह की शिक्षा में दिया जा सकता है, मशीनों से सिखाया जा सकता है। लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन वगैरह से बोल बोल के सिखाते कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो, तो ये हो सकता है। डी आंसर यहाँ पे 19 में आपको चूज कर लेना चाहिए। 20 पे चलते हैं। शिक्षण मशीन सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षण मशीनों के सिद्धांत पर क्या है, तो आपने अगर कभी पढ़ा हो अभिक्रमित अनुदेशन विधि, तो अभिक्रमित जो अनुदेशन है, वो अभिक्रमित अनुदेशन मशीनों से होता है, अलग अलग वर्ग बना करके, और उसके आधार से विषय, उसमें फिर अलग अलग प्रश्न, पूरा एक फ्रेम में सेट करके उसको पढ़ाया जाता है। तो ये मशीनों का अध्ययन है, ये आंसर हो गया है। आगे देखिए, फिल्म पट्टियों की अपेक्षा कक्षा में स्लाइडों के प्रयोग से लाभ यह है कि स्लाइडों के क्रम को आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। स्लाइडों को अध्यापक अपनी शिक्षण राजनीति का अंग बना सकता है। कंप्यूटर द्वारा निर्मित स्लाइडें शिक्षण के साथ साथ चल सकती हैं। यह उपर्युक्त सभी। प्रश्न कुछ इस तरह देखिए आप इसको, चारों ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, और थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। फिल्म पट्टियों के बक्से स्लाइडों का अगर प्रयोग आप कर रहे हैं, तो स्लाइडों के प्रयोग से क्या हो सकता है, यह आपसे पूछा गया है, और आप बताइएगा आंसर क्या होगा। तो देखो, स्लाइडों क्रम का आवश्यकता है, उसको बदल सकते हैं। जी हाँ, शिक्षण रणनीति का हिस्सा स्लाइड बन सकती है, बिल्कुल, आगे पीछे स्लाइड लगा के दिखा सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा स्लाइड साथ साथ चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। आंसर क्या होगा भाई साहब? ऐसी स्थिति में ये जो आंसर है ना, ये बड़ा होना चाहिए था। अरे यार, ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा। सारे काम सही बोले ऑप्शन में। अगला चलते हैं। चलचित्रों का प्रयोग किया जाता है प्रशिक्षण कार्यों में कौशल के प्रदर्शन के लिए, अनुकरण द्वारा कौशल सुधारने के लिए, उपरोक्त सभी में या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलचित्र जो होते हैं उनका प्रयोग क्यों किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। बताइएगा, चलचित्रों का प्रयोग किया जा सकता है प्रशिक्षणों में कौशल प्रदर्शन के लिए, बिल्कुल सुधार सकते हैं, कौशल का आप प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने चलचित्र चला दो उस पर, और अनुकरण द्वारा कौशल सुधार सकते हैं, बिल्कुल। जो सीखने वाला है वो चलचित्र को देख के सुधार भी लेगा खुद को। एक का प्रदर्शन हो गया, एक ने अपना उस प्रदर्शन के आधार पर सुधार कर लिया, दोनों है, इसलिए सी आंसर होगा यहां पर। 22 में आंसर सी है। आगे चलते हैं। वीडियो का प्रशिक्षण में उपयोग क्या है? धीमी क्रिया रिप्ले द्वारा क्रिया के विश्लेषण में, बार बार देखकर क्रिया को सुधारने में, बड़ा करके क्रिया को सुधारने में। बिल्कुल, वीडियो से सारे काम हो सकते हैं, आप देखते ही हो ना, सारे हो सकते हैं। डी आंसर होगा यहां पर। बेशक सारे काम हो सकते हैं वीडियो में, तकनीकी का प्रश्न है। कंप्यूटर छात्रों की सहायता करता है शैक्षिक निष्पत्ति को बढ़ाने में, किसी भी कार्य की गति एवं शुद्धता को बढ़ाने में, अपनी क्षमता के अनुसार सीखने में, या उपयुक्त सभी में। कंप्यूटर जो है वो छात्रों की
सहायता किस प्रकार से करता है, प्रश्न ये है। और अगर आप देखेंगे तो किसी भी कार्य की गति, शुद्धता, ये तो ठीक है। अपनी क्षमता के अनुसार कंप्यूटर सीखने का मौका देता है, ये भी ठीक है। हाँ, तो फिर ये भी ठीक है। शैक्षिक निष्पत्ति करता है, आप उससे जो है बेटर सब क्लियर कर सकते हैं आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको कितना आ पाया है, मूल्यांकन हो जाता है वहां से। डी आंसर होगा। 25वां प्रश्न, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग सूत्र पर आधारित है। स्थूल से सूक्ष्म से लगाना यहां पे है ना, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात या सभी। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किस सूत्र पर आधारित है? तो श्रव्य द्रव्य में मूर्त चीज को अमूर्त दिखा देते हैं, जो चीज हमें ज्ञात है उससे हम उसकी गहराइयों पे अज्ञात की ओर चले जाते हैं, और स्थूल से सूक्ष्म का प्रवेश कर जाते हैं। आंसर यहां पे डी होगा फिर, क्योंकि सभी की तरफ जा रहा है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल। ओके साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 26वां प्रश्न, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषता कौन सी नहीं है? सृजनशीलता की वृद्धि में सहायक है, कक्षा अनुशासन को बढ़ाती है, अंत्यक्रिया को बढ़ाती है, और वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षण देती है। अब आप बताइएगा, बहुत संजीदा प्रश्न है। चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको लगेगा कि मामला कुछ कुछ तो ठीक है, लेकिन श्रव्य दृश्य से क्या नहीं होगा? तो देखो, अनुशासन बना रहेगा, बच्चे देखते रहेंगे, बच्चे उसके आधार प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर इसका बताना, सर इसका बताना। व्यक्तिगत भिन्नता पर अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रकार से आप समझा सकते हैं ऑडियो विजुअल तरीके से। सृजनशीलता में वृद्धि नहीं होती, बच्चे चुपचाप उसको देखते रहते, बच्चे खुद थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई मूवी देखने गया तो वो एक्टर थोड़ी बन जाएगा, वो तो एक्टिंग तो उसको अलग से सिखानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे ए आंसर है। सृजनशीलता नहीं होगी, अनुकरण तो हो सकता था। निम्न में से किस आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग की आलोचना की जा सकती है? ये कक्षा के वातावरण को निर्जीव बनाती है, मूल्यांकन में खामोशी दिखाती है, केवल निम्न स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति करती है, या सभी? बताइए। दृश्य सामग्री की आलोचना, क्या ये वातावरण को निर्जीव बनाती है? नो भाई साहब, अभी बताया है, अच्छा बना देती है वातावरण को। मूल्यांकन में खामोश रहती है। मूल्यांकन तो कैसे होता है? इससे मूल्यांकन तो नहीं होता। निम्न स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति, हाँ, बड़ी चीजें जो चिंतन की स्तर की होती है ना, वो तो माइंड में सेट होती है। वो अभी आप बुद्धि, मन, आत्मा क्या है उस पर बोलोगे तो ये वीडियो थोड़ी दिखा देगा आपको। मूल्यांकन में खामोश, ये हो सकता है, क्योंकि बच्चों ने फिल्म देख ली, अब वो पता नहीं चला पाते किसने ढंग से देखी किसने नहीं देखी है। तो मूल्यांकन में जरूर थोड़ी सी खामोशी रहती है। बी आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न चलते हैं। श्रव्य सामग्री नहीं है जो सुनने में काम नहीं है। लिंग्वा फोन, ग्रामोफोन, ये तो है। लाउड स्पीकर, डायल एक्सेस और वॉकमैन और सेल फोन। बताइएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। श्रव्य सामग्री नहीं है। अभी देखो, जो रेडियो है, ग्रामोफोन है, लिंग्वा फोन है, ये तो आपको पहले भी आए होंगे, लेकिन ये डायल एक्सेस होता है ना, ये एक चीज को एक्सेस देता है डायलिंग के मैटर में, उस चीज को वहां से वहां कनेक्ट करता है। तो ये सुनने की सामग्री नहीं है, तो फैलाने के लिए है। सी आंसर हो गया है। ओके, अगला। अच्छा, आपको पता है भाषा को सीखने के लिए लिंग्वा फोन, और भाषा को सीखना है तो लिंग्वा फोन, और गीत संगीत की शिक्षा लेनी है, गीत संगीत म्यूजिक, तो वहां पे ग्रामोफोन। ठीक है, चलो विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन लेटेस्ट बनाने वाली सहायक सामग्री कौन सी है? वीसीआर, सीसीटीवी, टेलीविजन या कंप्यूटर? ज्ञान को लेटेस्ट बना देगी। इसमें सब आ गए भाई साहब, सब ताकत है इसमें। कंप्यूटर सही आंसर है बिल्कुल। विद्युत मस्तिष्क आप जो भी लिख के दो, खट से बता देंगे इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। विभिन्न श्रव्य जैसी सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु किसने दिया था?
अगर आप ओहियो यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर एडगर डेल को जानते हो तो उन्होंने एक शंकु दिया था जिसको अनुभव शंकु कहा गया था। मेरी जो शिक्षण विधि की क्लासेज हैं काव्यांग एजुकेशन ऐप पर आपने डाउनलोड कर रखा होगा। काव्यांग एजुकेशन ये हमारा ऐप है, यहाँ पे आप डाउनलोड करें और यहाँ पे टीचिंग मेथड हिंदी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, यूजीसी नेट, सेट जो अभी आने को है ना, रीट, सीईटी, पीएसआई सबके कोर्सेज उपलब्ध है हिंदी विषय के लिए। केवल ओनली हिंदी विषय के लिए काव्यांग एजुकेशन एक बेस्ट मंच है। ओनली हिंदी पर हम बेहतरीन कार्य करते हैं। तो यहाँ पे एडगर डेल ए आंसर हो जाएगा। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के संबंध में असत्य कथन बताइए। इसके प्रवर्तक थॉमस एफ गिलफर्ड है। यह सर्वप्रथम गणित शिक्षण हेतु अपनाया गया। यह स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है। यह पुनर्बलन में प्रतिपुष्टि के सिद्धांत को बढ़ावा देती है। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन आपको याद है, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन अगर आपको याद है तो मैं समझता हूं यह आंसर आप दे सकते हैं। तो देखो मैथमेटिक्स बोलते हैं ना जिसे, गिलफर्ड है, गणित शिक्षण में इसको अपनाया था लेकिन सबसे पहले हिंदी की किताबों में भारत में इसको लागू किया। स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत पर तो आधारित है, पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि के सिद्धांत को बढ़ावा देता है, ये नहीं है, ये तो नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर गलत ऑप्शन लिख रखा है। साइकोलॉजी वाले विद्यार्थी इनको सबको जानते ही होंगे। अभिक्रमित अनुदेशन आपको मैंने 5 प्रकार से बताया था, 2 उसके गौण भेद अलग बताए थे, तो आप गौर करना, ये हो जाएगा। रसानुभूति किसका खास गुण है? गद्यिका की, पद्यिका की, व्याकरण का, रचना का? पद्य रसानुभूति कराता है। पद्य, गद्य में कैसे रस की अनुभूति होगी? गद्य नहीं, पद्य आता है। रसानुभूति किसका गुण है भाई साहब? पद्य का है। ओके, आगे चलते हैं। शिक्षा है ज्ञान और अनुभव, और है ये एक वस्तु, पुस्तकीय ज्ञान या अध्यापक द्वारा पाठ। शिक्षा ज्ञान भी है और शिक्षा अनुभव भी है। 34 पे आते हैं। कौन सा भाषा शिक्षण उपागम भाषा शिक्षण में तुलना पर बल देता है? ऐसा कौन सा शिक्षण है जो तुलना की बात करता है, तुलना पे बल देता है? तो देखो, भाषा संसर्ग में उसको साथ साथ सिखाया जाता है, तुलना नहीं की जाती। अगर आप हिंदी ढंग से पढ़े हो तो व्यतिरेक का मतलब तुलना ही होता है। तो 2 भाषाओं में तुलना करके और एक भाषा को, लक्ष्य भाषा को सिखाना व्यतिरेक विधि कहलाती है। यहाँ पे समान शब्दों पे गौर नहीं होता, असमान जो चीजें हैं उन पे गौर होता है। तो ये आंसर 2 हो गया है। अगला, कौन सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर सहाय अनुदेशन लॉरेंस स्टोल्रो, स्वनिर्देशित अनुदेशन गिलबर्ट, रेखीय अनुदेशन बीएफ स्किनर और साखीय अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर। अब बताइए, अब आपको पता है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वीएफ स्किनर का साखी है सामान्य बालकों के लिए, वो सॉरी रेखीय, और टैलेंटेड जो है उनके लिए नॉर्मन ए क्राउडर का साखीय वाला है। कंप्यूटर सहाय लॉरेंस स्टोल्रो है। गिलबर्ट का तो मैथमेटिक्स या अवरोही था। ये स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन रॉबर्ट मैकग्रर का है, रॉबर्ट मैकग्रर। तो आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग चला गया। रॉबर्ट मैकग्रर को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में ये बात आ भी जाएगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न। आपके कमेंट में थोड़े बहुत देख रहा हूं बीच बीच में, जितना हो पाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है। लघु सोपानों का सिद्धांत होता है, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत होता है, अध्यापक परीक्षण का सिद्धांत नहीं, विद्यार्थी स्वयं परीक्षण करता है। स्व परीक्षण है, अध्यापक तो मौजूद ही नहीं है अभिक्रमित अनुदेशन में। ये तो कंप्यूटर से चल रहा है सब कुछ, है ना, मशीन वाला है, तो यही होगा। सक्रिय प्रत्युत्तर मिलता है उसमें, है ना। वापस हम फिर वापस फ्रेम पे जाते हैं अगर गलत हो जाता है तो। चलो अगला, स्वीकृत अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? प्रश्न
अच्छा है और बता रहा है कि भारत में बता दो, भारत में कब हुई थी। तो भारत में इसकी शुरुआत 1963 से मानी गई है। डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ है नहीं, रटा पिटा है ये, 1963। ठीक है, आगे चलिए। रॉबर्ट मैकग्रर का कौन सा है? अभी अभी आपसे बात हुई रॉबर्ट मैकग्रर के बारे में, और आपने अभी जस्ट एक प्रश्न देखा भी था। अब वो प्रश्न आपको बता भी रहा था कि बताइए रॉबर्ट मैकग्रर का कौन सा है, तो स्वनिर्देशित अविक्रमित अनुदेशन है, अभी बताया है जस्ट ही। अगला, अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित संस्था IAPL का नाम क्या है? IAPL, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्रोग्राम लर्निंग। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, ऑप्शन मिला आपको क्या? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, बताइए क्या होगा? इंडियन या इंटरनेशनल? प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल होगा कि इंडियन होगा। खूब मौका दे रहा हूं, आप आराम से बता दो। बस मैं केवल इतने से पे हूं कि इंडियन या इंटरनेशनल, बाकी आपको सब पता है। बाकी कुछ मुझे आपसे पूछना भी नहीं है, क्योंकि आप पे आता है। मैं तो केवल इतना सा पूछ रहा हूं कि ये इंडियन है या इंटरनेशनल है, बताइए जी। सभी साथी लोग एक बार गौर करके बता दो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस पर एकदम फिट नहीं है। आपको पता है 1954 में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन आया था, लेकिन उससे पहले एक IAPL की स्थापना हुई थी। वो स्थापना हुई थी, IAPL क्या है, बस आपको ये बताना है कि आखिर क्या है IAPL। अरे यार, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भारत में शुरुआत कब हुई। अरे भगवान, ये देखो गलत बता रहे हैं आप। भारत में प्रोग्राम कब हुई, स्टार्ट कब हुई? 1963 ये। और 1963 में शुरुआत क्यों मानी गई? क्योंकि इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग की शुरुआत भारत में यहीं से हुई है। यही IAPL है, इंडिया का है, इंटरनेशनल नहीं है। 2 आंसर हो जाएगा। चलिए, खेल खेल में शिक्षण वाली विधि कौन सी नहीं है? साचरी विधि, किंडरगार्टन विधि, व्याख्यान विधि या डाल्टन विधि? व्याख्यान नहीं है, व्याख्यान खेल खेल में शिक्षा नहीं देती। 40वें पे आइएगा। मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षण हेतु बालक की अवस्था क्या होनी चाहिए? 3 साल से 7 साल तक के बच्चे। 40 में 2। 41 पे आइएगा। मॉन्टेसरी विधि का दोष नहीं है, उच्च स्तर पर अनुपयोगी है, बिल्कुल। लेखन कौशल गौण हो जाते हैं, हाँ। अस्थायी ज्ञान है और अमनोवैज्ञानिक है, नो। और भावनात्मक शिक्षण का अभाव। अब आ जाओ आप, 3 और 4 पर अटकते हो अक्सर, बोलो। लेकिन गौर करना इस बात पर, मॉन्टेसरी में जब बच्चों को बिठाते हैं ना, तो वो कहता है ये मेरा कबूतर है, ये मेरा खरगोश है, ये मेरी गाय है। भावनात्मक शिक्षण रहता है, अस्थायी ज्ञान और मनोवैज्ञानिक ये नहीं है। वो बच्चा उसके आगे लगा रहता है, यूं उस कोने में जो चित्र बना है उसके आगे बैठा रहता है, तो उसका ज्ञान स्थायी होता है और मनोवैज्ञानिक है। कार्ड मिला करके वापस भेजते हैं ना, तो वो खुद ही बताता है कौन सा आंसर सही होगा। मतलब वो उसको बिठाया जाता है, तो कितना ही मंदबुद्धि हो बच्चा, वो भी अपने चित्र पे जाके बैठ जाता है, चित्र के साथ साचारी करता है। तो साचारी बोला उसको मॉन्टेसरी ने। आगे चलो, शिक्षण में मध्यस्थ चर कौन है? छात्र, बताओ शिक्षण में मध्यस्थ चर कौन है भाई साहब? छात्र। छात्र और शिक्षक तो दोनों के लिए अनुक्रिया करते हैं। नहीं, किसके लिए करते हैं अनुक्रिया? वो मध्यस्थ चर है। अरे यार, पाठ्यक्रम के लिए अनुक्रिया करते हैं, बीच में तो वही है, उसी के लिए तो शिक्षक और छात्रों के बीच में डिस्कस चलता है। ओके, अगले सुनिएगा। शिक्षण में स्वयं के चिंतन मनन पर आधारित स्तर कौन सा है? उच्च स्तर पे, छोटे स्तर पे बच्चा सीख नहीं पाएगा। सबसे बड़ा स्तर
चिंतन मनन का स्तर। महात्मा गांधी कैसे थे, अपने आप मूल्यांकन कर लेता है। शिक्षण उद्देश्यों में शामिल नहीं है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और विवेचनात्मक। अगर आप शिक्षण के उद्देश्यों को देखेंगे तो हैंड, हार्ट, हेड और हर्ट, और गांधी ने चौथा एच हेल्थ भी बताया था। स्वास्थ्य तो हो सकता था, विवेचना नहीं है, तो ये 4 गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्राचार द्वारा अध्ययन किस प्रकार का शिक्षण है? पत्राचार अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक, अनन्योपचारिक। आपने किताब बाहर से मंगवाई है, इग्नू मान लो, कोटा यूनिवर्सिटी मान लो, वर्धमान महावीर ओपन, कोई भी मान लो, और उससे आपने किताब मंगवाई है, बताओ कि आपका ये औपचारिक शिक्षण है? नो। गुरुजी कहाँ है? सामने क्लास में। अनौपचारिक है, प्रौढ़ शिक्षा है? नहीं। निरौपचारिक, निरौपचारिक। 3 में आंसर है 45 का 3। शिक्षण की विशेषता नहीं है, यह परिवर्तनशील है, यह सीखना नहीं सिखाना है। ओहो, शिक्षण सीखना और सिखाना दोनों होता है भाई साहब। मैं आपको सिखाते समय खुद भी तो सीख रहा हूं, या मुझे पहले सीखना पड़ता है तो ही तो आपको सिखा पाता हूं, तो दोनों हैं। अगला, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए उपयुक्त शिक्षण कौन सा है? शब्द भंडार में वृद्धि हो, वृद्धि के लिए शब्द भंडार बढ़े, इसके लिए शिक्षण, पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, अलंकार शिक्षण या व्याकरण शिक्षण? बताओ। व्याकरण से शब्दों को एक एक सीखते हैं तो पूरा शब्द नहीं बढ़ता। पद्य में तो नहीं, गद्य सिखाता है, पद्य भावना का काम है। गद्य शिक्षण यहां पे ऑप्शन होगा भाई साहब, पद्य नहीं, गद्य शिक्षण। 2 है यहां पर आंसर। अगला देखिएगा, अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम कहां पे संपूर्ण होता है? इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में या वार्षिक योजना में? अधिगम की संपूर्णता कहां होती है? आपके जवाब थोड़ा जल्दी से आने चाहिए थे, आ नहीं रहे हैं, बताइए जी। अधिगम के लिए आपको पता है मॉरिशन ने इकाई योजना बनाई थी, आपको पता होगा मॉरिशन ने इकाई योजना बनाई थी ताकि संपूर्ण अधिगम हो सके। गेस्टाल्टवादियों की अवधारणा थी ना कि बच्चे का संपूर्ण विकास होना चाहिए। उसी पे आके हार्वर्ड ने पंचपदी बनाई थी पाठ योजना के लिए, और बाद में मॉरिशन ने इकाई योजना दी थी। आंसर 1 होगा। 49 पे आइएगा, वर्णनात्मक व ऐतिहासिक कविताओं में शिक्षण हेतु कौन सी विधि है? जो कविताएं इतिहास से संबंधित है, वर्णन वाली है, उनमें खंडान्वयन प्रणाली को अपनाओ आप। कौन सी प्रणाली? खंडान्वयन, खंडों का अन्वय करके एक एक चीज को समझाते जाओ स्टेप बाय स्टेप। तो 4 आंसर होगा यहाँ पे। और 50वां क्वेश्चन, आज का ये लास्ट प्रश्न है, चक्राकार उपागम के प्रवर्तक कौन है? चक्राकार प्रवर्तक, चक्राकार उपागम के अप्रोच, सर्कुलर अप्रोच, बता दीजिएगा। साइंस वालों ने पढ़ा है, आपको पता है मूल्यांकन उपागम ब्लूम है, हाँ या ना? हार्वर्ड पाठ योजना वाला है, ठीक, अमेरिकी उपागम बोलते हैं, हार्वर्डी उपागम बोलते हैं, जेरोम ब्रूनर, ये बिल्कुल सही आंसर है 2। तो ये आज के आपके प्रश्न थे। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज यहां पर मिला होगा। आप सभी से गुजारिश कि काव्यांग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, बेहतरीन हिंदी के लिए आप हमसे लगातार जुड़ें। रोज़ 8 बजे शाम को क्लासेज होती हैं, तो रोज़ 8 PM पर हमारे साथ जुड़ें। आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, कोई भी दिक्कत होता है हमको यहाँ बताएं, हम आपको लिंक भी इसका रेगुलर भले ही भेज देंगे। और हमारी किताबें भी आती है यूट्यूब पर, आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और मैं समझता हूँ कि ये सब अगर आप करते हैं तो आपकी शिक्षा, आपका एजुकेशन और आपकी पढ़ाई को कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ेंगे और इन बेहतरीन क्षणों में, जबकि पढ़ाई के लिए सारे काम लोगों को करने होते हैं, उन क्षणों में आप अच्छी पढ़ाई करके अपना जीवन सफल करेंगे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, अनेक अनेक अभिनंदन और शुभकामनाएं मैं आपके इस भविष्य के लिए प्रेषित करता हूं। तो साथियों, आज की क्लास मैं अब यहीं पे दूंगा विराम,
और अगली क्लास में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।